कौन से क्वेश्चंस थे जो पहली बार में गलत हुए थे, क्यों गलत हुए, तो अब दिखेंगे आप। देखो कई बार क्या होता है, जब तक हम सब्जेक्ट को पूरा नहीं जानते कई क्वेश्चंस नहीं होते। तो रोल नंबर में यदि गलती होती है, मान लो हो गई, तो भी पैनिक मत करना, ऐसा मत समझना सब कुछ खत्म हो गया। बच्चे तो हैं, भारत देश है, बहुत पॉपुलेशन है, हमें डरना नहीं है। हम अपनी तैयारी पे भरोसा रखें तो हमें तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए। जितना आप एक्साइटमेंट में आएंगे, जितना आप कुछ अलग नया करने जाएंगे, लीक से हटके करने जाएंगे, वो आपको बैकफायर करेगा। सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता वहाँ नहीं करनी है। तो ये इंश्योर आपको करना है। मुझे लगता है यदि आपने किया तो बहुत फायदा होगा। हेलो बच्चों, नीट की एग्जाम जैसे जैसे पास आ रही है, सभी लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो रही है। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना आप सबके लिए थोड़ा सा ऐसा कुछ कंटेंट लेके आए जिसमें आप लोग अपनी नीट की परीक्षा के अंदर जो आपकी तैयारी चल रही है उसके लास्ट मिनट्स टिप्स, जो आखिरी का दिन बचे हैं, जितने भी दिन बचे हैं अभी एग्जाम के पहले, 3 मई की जो डेट आ रही है, तो हम क्या वो चीज़ें दिमाग में रखें। तो फिजिक्स वाला हमारी विद्यापीठ की टीम की तरफ से ये छोटा सा वीडियो हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें आपको हम कोशिश करके समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपने आप को फोकस रखें और अपनी तैयारी में वो क्या बातें डालें ताकि हम नीट की परीक्षा तक अपने आप को पूरी तरह से ढाल दें। तो इस वीडियो में मैं थोड़ी सी बातें नीट एग्जाम के दिन की भी करूंगा। सो हम थोड़ा सा देखेंगे कि नीट के पहले हम क्या प्रिकॉशंस रखेंगे, क्या चीजें ध्यान में रखेंगे। तो यदि आपने ध्यान से इस वीडियो को सुना अंत तक तो डेफिनेटली आपका बहुत फायदा होने वाला है। तो ये पिछले मेरे 20-25 साल के एक्सपीरियंस से जो मैंने देखा, इतने सारे लाखों बच्चों को, जिस तरह से बच्चों ने अपनी तैयारी की है, तो उसी को हम यहां पर आपके लिए मिलाकर लाए हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड, ये साल थोड़ा नया होने वाला है, आप जानते हैं इस बात को, क्योंकि इस साल सबसे ज्यादा बच्चे, आज तक जितने बच्चे हिस्ट्री में नहीं बैठे नीट की परीक्षा के अंदर, वो बच्चे इस साल बैठने वाले हैं। हम जानते हैं नीट की परीक्षा में लगातार ट्रेंड आया था, हम जानते हैं कि लगातार नीट की परीक्षा में ये ट्रेंड देखा गया था। एग्जाम में हर साल नंबर बढ़ा है, एक्सेप्ट एक साल यहां पर एक डाउन ट्रेंड आया था, जब हमने देखा कि कुछ एग्जाम्स में गलतियां हुई थी या कुछ एग्जाम्स में पेपर में दिक्कतें आई थी, तो हमने देखा था ग्रेस मार्क्स और वो सब के कारण उस साल थोड़ा सा हमने डिप देखा था। अदरवाइज इवन कोविड के टाइम में भी हमने हमेशा इंक्रीज ही देखा है, और इस साल वापस से वो इंक्रीज बढ़ गया है। 26 लाख से ज्यादा बच्चों ने इस साल रजिस्टर किया है 3 तारीख की एग्जाम के लिए। तो खैर, बच्चे तो हैं, भारत देश है, बहुत पॉपुलेशन है, हमें डरना नहीं है। हम अपनी तैयारी पे भरोसा रखें तो हमें तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए। तो हम उन 1,26,000 टोटल मेडिकल सीट्स जो इंडिया में है और 56,000 जो गवर्नमेंट सीट्स हैं, उसमें से हम एक सीट लेना चाहते हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला रूल, अब आने वाला समय बहुत कम बचा है, यहां पर हमें कोई नई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना है। सो नो न्यू टॉपिक्स, कोई भी नया टॉपिक, या आपको लग रहा है रोटेशन मेरी कमजोर रह गई, चलो रोटेशन अब मैं नया पढ़ता हूं वापस से उठा के, या मैंने कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं पढ़ी थी, तो ऐसी बेवकूफियां नहीं करना है। यह समय है सिर्फ रिवाइज रिवाइज और रिवाइज। अपने दिमाग में आपने जितनी चीजें डाल दी है उसको रिवाइज करना है। तो स्टिक टू व्हाट यू नो, अवॉइड स्टार्टिंग न्यू कॉन्सेप्ट। तो पहली चीज आपको जो ध्यान में रखनी है, कोई भी नए टॉपिक की तरफ अब नहीं बढ़ना है। हमें कोशिश क्या करनी है, हमने जो पढ़ लिया है उसको अब हम रिवाइज करके उसको और पक्का करें। दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। दूसरा रूल, समरी शीट्स। अब देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप कर सकते हो। 1 चैप्टर 1 पेज। देखो, हम जब कोई चैप्टर को देखते हैं तो हमारे उस चैप्टर में 25-30 पन्ने होते हैं, हमारे खुद के नोट्स में भी बहुत सारे पेजेस भरे होते हैं, एक चैप्टर हमने बहुत समय तक पढ़ा है। लेकिन अब हमारा समय है कि हम उस पूरे चैप्टर को कंडेंस करें, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लाएं उसको। तो कंडेंस करने के लिए आपको उस चैप्टर के सारे रिएक्शंस, यदि केमिस्ट्री है तो फिजिक्स तो सारे फॉर्मूलेस, यदि एक्सेप्शंस की बात करें केमिस्ट्री में या बायोलॉजी के अंदर जो इतनी सारी चीजें आपको याद करने की रहती, कोशिश करो कि कंडेंस्ड फॉर्म में हमें वो एक चैप्टर 1 या 2 पेज में दिख जाए। एक पेज में या एक बड़े पेज में ले आया, पूरा चैप्टर दिख रहा है आपको, डिविजन्स दिख रहे हैं, क्लासिफिकेशन दिख रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप ये कर पाए, वंडरफुल, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू अगेन रिकॉल ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। बिकॉज यूजुअली क्या होता है, फॉर्मूले ही हम भूल जाते हैं। देखिए, नीट परीक्षा के अंदर फॉर्मूले का बहुत महत्व है, खासकर फिजिक्स के अंदर। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप कैसे उसको याद रख पाएंगे। एनसीईआरटी रन थ्रू। देखिए, एनसीईआरटी आप लोगों ने शिद्दत से पढ़ी है, क्योंकि आपको सभी टीचरों ने बोला था एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। तो आपने 1 साल 2 साल 3 साल, जितने भी साल से आप तैयारी कर रहे हो, आपने एनसीईआरटी को जरूर पढ़ा होगा। और कुछ बच्चों के एनसीईआरटी की हालत ऐसी हो गई होगी, अब पढ़ने में भी नहीं आ रही होगी, इतनी सारी आपने चीजें लिख दी होगी, या आपने उसमें स्टिकी नोट्स लगा दिए होंगे, या उसको हाईलाइटर से हाईलाइट करा होगा। तो जितनी एनसीईआरटी ने कलर्स नहीं दिए थे, उससे ज्यादा आपने उस किताब में भर दिए। लेकिन
अब आपका समय है कि आप उसी एनसीईआरटी को एक बार और रन थ्रू करें, खासकर बायोलॉजी के अंदर। तो आप यदि एनसीईआरटी को एक बार रन थ्रू करेंगे तो वो सारी बातें आपके दिमाग में वापस आएंगी कि यार ये नोट मैंने कब लगाया था, क्या लिखा था। जब आप ऐसा सब करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीजें आपको वापस रिवाइज होगी, दिमाग में बैठेगी और ये बहुत ज्यादा काम आएगी। तो आपको एनसीईआरटी को रन थ्रू करना है, स्किम करना है पेजेस को, ताकि मेंटली आप इंप्रिंट बना पाओ। और डायग्राम्स और की जो भी आपके की लाइंस हैं उन पे आपने जो जो जहां जहां स्टार मार्क किए थे वो सब आपको ध्यान में आएंगे। बॉक्सेस, सारे डायग्राम, सारे लेबलिंग एक बार जरूर देखिएगा इसको, तो इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी का रन थ्रू अब आने वाले समय में एक बार जरूर कर लीजिए। इसको फास्ट करना पड़ेगा, हो सकता है 3 से 4 चैप्टर पर डे करना पड़े आपको, क्योंकि 3 सब्जेक्ट आपको हैंडल करने हैं। कहते हैं ना, सबसे अच्छी राइटिंग हमारी जो हम समझ पाएंगे वो हमारी खुद की होती है। तो अभी आप डॉक्टर बने नहीं है तो आप इतना खराब ना लिखे, पहली बात। तो ये भी ध्यान रखिए कि आपने जो भी नोट्स बनाए होंगे उनको एक बार आप रन थ्रू करिए। देखिए, जब आप अपने खुद के नोट्स को पढ़ते हो उसके बहुत सारे फायदे हैं, साइकोलॉजिकल फायदे भी और मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी फायदे हैं, क्योंकि आपकी जो रिकग्निशन है, ब्रेन की जो ट्रिगरिंग होती है, जब आप कोई चीज पढ़ते हो जो आपने हो सकता है जून में लिखी होगी, तो आप सोचो जब आपने पहली बार उसको पढ़ा था तब ये नोट्स बनाए थे, और जब आपने पहली बार वो नोट्स लिखे थे तब आपका जो एनवायरनमेंट था वो सब चीजें रिक्रिएट होगी। तो जब आप अपने नोट्स पे जब रन थ्रू करोगे, यू विल बी एबल टू ट्रिगर योर ब्रेन सो दैट यू कैन मेंटली रिकॉल व्हेन यू लर्न दैट कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट टाइम। तो पहली बार जब पढ़ते वक्त जो जो चीजें आई थी दिमाग में वो सब चीजें अब रिक्रिएट होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने नोट्स को रिविजिट करें। देखिए, किताबों से पढ़ने से, एनसीईआरटी तो पढ़ लिया आपने, पर इसके अलावा आप कोई नया किताब उठाना या कुछ और, आपने नोट्स बनाए इसीलिए तो थे ताकि आखिरी के समय में हम बैठ के इसको एक बार रन थ्रू करें। तो वो समय आ चुका है। स्ट्रैटेजिक रिव्यू भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने बहुत सारे सवाल किए साल भर, 2 साल, ये आपने जितने भी सवाल किए ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जो आपको पहली बार में गलत हुए होंगे। तो यदि आप एक सिंसियर बच्चे रहे हो और आपने एक एरर बुकलेट बनाई हो जिसमें आपने एरर्स को बाइफरकेट कर रखा हो, केयरलेस एरर, कंसेप्चुअल एरर, लैक ऑफ रिकॉल एरर, तो अच्छी बात है। नहीं तो भी आप एक बार उन क्वेश्चन पेपर से जो आपको पीडब्ल्यू कोचिंग से मिले थे या कोई और कोचिंग में आप जा रहे थे जहां से आपको मिले थे, तो आपने वो टेस्ट जहां पे भी दिए होंगे तो वो टेस्ट्स को एक बार वापस से देखिए, कौन से क्वेश्चंस थे जो पहली बार में गलत हुए थे, क्यों गलत हुए थे, अब दिखेंगे आपको। देखो, कई बार क्या होता है, जब तक हम सब्जेक्ट को पूरा नहीं जानते कई क्वेश्चंस नहीं होते। आज हम जब बैठेंगे इतना सब करके, अब जब क्वेश्चन को देखेंगे तो अलग नजर से देखेंगे, तो अपने खुद के किए हुए क्वेश्चंस जो हम पहले नहीं करे थे हमने, अब उनको देखने से बहुत फायदा होगा। सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू revise and to mentally again trigger those elements which you had taken when you did the question first, पहली बार जब आपने क्वेश्चन किया था। अब आते हैं हम एग्जाम के पीक परफॉर्मेंस के पर। तब जैसे जैसे हम एग्जाम पास आ रही है, हमारे को अपनी मेंटल कैपेसिटी के साथ अपनी फिजिकल बॉडी को भी अट्यून करना पड़ेगा। देखिए, आप एग्जाम देने जा रहे हैं और सबसे पहले हमारी बॉडी, यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं 2 बजे से 5 बजे के बीच में, यदि आपकी बॉडी उस समय लेथार्जिक हो रही है या आपकी जो अभी तक हैबिट रही है, अब आपके सामने जितने दिन बचे उसमें आपने बॉडी को हैबिचुएट करना है। कोई बच्चे हैं जिनको दिन में नींद आती है, तो आप सोचिए ये सबसे खतरनाक समय है। 3 मई, गर्मी प्रचंड है। उस प्रचंड गर्मी में दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक आप पेपर दे रहे हो, कोई एयर कंडीशन रूम नहीं मिलने वाला आपको, आईआईटी जेईई जैसे, या जो सीबीटी एग्जाम में होता है। यहाँ तो आपको सरकारी स्कूल मिल सकता है, यहाँ पे तो आपको बेंचें ऐसी मिल सकती, पंखा भी हो सकता है चले नहीं। तो आप एक बहुत नए एनवायरनमेंट में जाके पेपर देने वाले हो। अभी घर पे जाए या कोचिंग में आप देखते हो, अधिकतर कोचिंगों में काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर आप एक गवर्नमेंट स्कूल में जाके एग्जाम दोगे या हो सकता है कोई दूसरे प्राइवेट स्कूल में एग्जाम दोगे, लेकिन जब आप वहां एग्जाम दोगे दोपहर के 2 बजे से 5 बजे का समय, क्या आपकी बॉडी उस समय पीक परफॉर्मेंस पे होती है, ये आपको अभी इंश्योर करना है। आपको अपनी बॉडी को ट्रेन करना है कि मैं क्या खाऊं, वो क्या चीजें होंगी जो मैं खाऊं जिससे मुझे अच्छा फील हो, जिससे मुझे लेथार्जी ना फील हो। यदि मेरी 2 बजे एग्जाम है तो मुझे 12:30 बजे के पहले या ऑलमोस्ट 12:30 तक तो सेंटर पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे बहुत लंबी लाइन लगती है, वहां पे आपकी पूरी चेकिंग होती है, बॉम्ब स्क्वाड टाइप आपको पूरा चेक करेंगे ऊपर से नीचे तक, राइट। तो आप ये इंश्योर करें कि क्या आप इस प्रोसेस में अपने आप को अभी से डाल पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अभी से आप ढालेंगे तभी वो आउटपुट आएगा। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आने वाले समय में हम अपने आप को
थोड़ा सा इस तरह से अट्यून करें कि हमारी एनर्जी पीक करे 2 से 5 के बीच में। उसके लिए आपको अपने डाइट का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जो एक्चुअल एग्जामिनेशन के दिन जो खा के जाने वाले हैं, ये भी देखिए कि किस प्रकार का खाना खाने से आप पे क्या असर पड़ता है। यदि आपने 11 बजे सुबह नाश्ता किया, जो जो भी चीज आपने ये तेल वाला खाना ज्यादा खा लिया, तो क्या आपको 2 बजे नींद आ रही है? तो ये आप एक्सपेरिमेंट अभी कर सकते हो। एग्जाम वाले दिन आप बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे, तो अभी जितने दिन बचे हैं उसमें ये भी एक्सपेरिमेंट करिए, बिकॉज ये भी आपके रिजल्ट को बहुत ज्यादा परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू बॉडी मास्टर योर बॉडी क्लॉक, जिससे आप ये सुधार पाएंगे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है बैटल रिहर्सल। मतलब आप लोगों ने ऑलरेडी जितने एग्जाम्स बचे हैं उनको पहले तो पूरे फोकस्ड फॉर्म में करिए, और जितना हो सके कोचिंग्स भी करती हैं। अब आने वाले सारे एग्जाम्स आपके 2 से 5 के बीच में ही रखे जाते हैं, तो ये 2 से 5 के टाइम में ही अपने फुल टेस्ट लीजिए। एटलीस्ट हफ्ते में 3 से 4 फुल टेस्ट दीजिए 2 से 5 के बीच में। देखिए अपनी मेंटल कैपेसिटी क्या है, आपको क्या कितना कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, आपको क्या दिक्कतें आ रही है। तो ये चीज आपको अभी उस एनवायरमेंट में ले जाने में आपको हेल्प करेगी। जो मैंने अभी बात बताई, अपनी बॉडी को अपन सेट कर रहे हैं। अब धीरे धीरे 2 मई 1 मई का समय आ गया, मान लो अप्रैल खत्म हो गया, आने वाले समय में मई में एंटर कर रहे हैं। हमें तब तक एडमिट कार्ड मिल जाएगा, हमें अपना सेंटर पता लग जाएगा। एटलीस्ट 2 दिन पहले तक तो सेंटर पता लग ही जाएगा। और यदि हमारे शहर से बाहर का सेंटर है तो हमें इंश्योर करना है कि हम 1 दिन पहले पहुंचे। यदि 25-30 किलोमीटर का सफर है तो हम सुबह जल्दी निकल सकते हैं घर से, 2 बजे के एग्जाम के लिए 12-12:30 तक पहुंच जाएं। यदि 2 से 3 घंटे का है, यदि ये ट्रैवलिंग टाइम 4 से 5 घंटे, तो मेरा आपसे सजेशन होगा कि आप 1 दिन पहले ही सेंटर तक, उस सिटी तक पहुंच जाए। बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए। आप पूरा 5 घंटे ट्रैवल करके आ रहे हो, फिर 1.5 घंटा लाइन में खड़े हो धूप में, फिर एग्जामिनेशन हॉल में घुसोगे, आपकी एनर्जी खत्म हो चुकी होगी। ट्रैवलिंग ऑल्सो ड्रेन्स योर एनर्जी। सो एंश्योर, कोई दिक्कत नहीं होगी, 1 दिन एक्स्ट्रा आपको होटल का खर्चा आएगा, बट आपके करियर से तो महंगा नहीं होगा वो। तो एंश्योर करिए। जो बच्चे उसी शहर के हैं जिस शहर में उनका सेंटर है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप अपने टाइम से उठिए। लेकिन फिर भी 1 दिन पहले अपने एग्जामिनेशन के हॉल, अपने एग्जामिनेशन सेंटर को विजिट करिए। जाइए गाड़ी लेकर, देखिए 12:30 बजे कितनी भीड़ होती है उधर। संडे के दिन ऑब्वियसली थोड़ा सा अलग होता है माहौल, बट हो सकता है तो एक संडे पहले जाके आप देख सकते हो, यदि आपको सेंटर का आइडिया हो तो मिल जाए तो। अदरवाइज आप देखिएगा कि वहां पे रास्ते में कोई रोड ब्लॉक तो नहीं हो रहा। अभी देखिए आप बड़े शहरों में हमेशा कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, ऐसा नहीं हो कि हमको दिक्कत आ जाए वहां पे। तो वो चीज का ध्यान रखने के लिए पहले 1 दिन पहले जाकर सेंटर को देखना, सेंटर में कहाँ पहुंचना है, कौन से गेट है। कई बार बड़े स्कूल में 4 गेट होते हैं, हम कोई भलते ही गेट में जाके खड़े हो गए, वेट कर रहे हैं वहां पे, पता नहीं लग पा रहा है। तो ये भी चीजों का इंश्योर करना है। 1 दिन पहले जाएंगे तो वहां पे मालूम ही होगा चौकीदारों को कि भैया कौन से गेट से कल एंट्री होगी, तो हम ये सब जान के जाएंगे, तो वहां जाकर भी पैनिक नहीं करेंगे। राइट, ये थोड़ी सी मुझे लगता है चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं हम 2 मई की रात। तो 3 मई का पेपर है, 2 मई की रात को आप क्या करोगे भाई? उस समय आपको सोना है ऑब्वियसली अच्छे से, लेकिन उस दिन को ऐसा मत करो कि आप कुछ अलग मान लो कि हम रात को भी पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि कल पेपर है, हमको सब फॉर्मूले याद करने, एक बार पूरा फॉर्मूला रट लिया हमने, रात को 2 बजे तक याद कर रहे हैं। नहीं। या कोई बच्चा सोचेगा कि नहीं यार मैं बहुत पढ़ लिया, अब मैं रिलैक्स करता हूं, चलो एक मूवी देख के अपने माइंड को रिलैक्स करें ताकि फ्रेश माइंड से कल पेपर दे। दोनों ही चीजें गलत है। कुछ भी एक्स्ट्रा या अलग करने की जरूरत नहीं है। आप उसको जितना हो सके उसको एक रेगुलर डे जैसा ही रखें। जितना आप एक्साइटमेंट में आएंगे, जितना आप कुछ अलग नया करने जाएंगे, लीक से हटके करने जाएंगे, वो आपको बैकफायर करेगा। सो नीट के दिन के 1 दिन पहले या 1 रात पहले कोशिश करिए आप अपने नॉर्मल बिहेवियर में रखिए, जिसमें आप पिछले 5-6 दिनों से जो आप कर रहे थे वैसा ही रखिए। कोई नया नहीं काम होगा वहां पे, सब नॉर्मल रखिए। पूरा रेगुलर शेड्यूल फॉलो करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यदि आपको 12:30 बजे कहीं पहुंचना है, सेंटर की दूरी मालूम है, कितने बजे उठना है, कितने बजे नहाना है, तैयार होना है, आप वही शेड्यूल फॉलो करिए। बिकॉज ऑफ वेल रेस्टेड ब्रेन ओनली विल प्रोसेस कॉम्प्लेक्स केसेस। बायोलॉजी में भी कॉम्प्लेक्स सवाल आ सकते हैं, फिजिक्स तो आप पिछले साल जानते ही हो क्या हुआ था। तो फिजिक्स को अटैक करना है नए सवालों के लिए, तो आपका ब्रेन यदि थका हुआ होगा रात को जग के, तो आप अगले दिन कैसे आउटपुट दे पाओगे? तो कोशिश करिए, रिलैक्स रहिए। अपने एग्जामिनेशन को जितना नॉर्मलाइज करोगे उतना फायदा होगा, जितना आप उसको हाइप करोगे उतनी आपको दिक्कत आ सकती है, एग्जाम का एंग्जाइटी बढ़ सकती है। ड्रेस कोड आप जानते हो, नीट और एनटी आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, क्योंकि कई बार ऐसे मामले आए हैं जिसमें बच्चों ने अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल किया है। तो नीट विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। वो हर प्रयास करेगा आपको कि आपको पूरे ऊपर से नीचे तक एक बहुत सघन जांच से गुजरना पड़ेगा। तो आप ये समझ के चलिए, ब्रोशर में दिए गए हर चीज, लॉन्ग स्लीव के शर्ट्स नहीं पहनना है, शूज नहीं पहनना है, स्लीपर्स पहनना है, छोटे शर्ट्स पहनने हैं, कोई भी आपको गले में चेन, लॉकेट,
कान की बाली, ऐसी कोई चीज लेके नहीं जाना है। रिलीजियस सिंबल भी होगा तो उसको भी हटा के रखिए। कोई ताबीज बांध के गया बच्चा, कोई कड़ा पहन के चले गए, कोशिश करिए मेटालिक चीजें कोई भी ना लेके जाएं। ब्रोशर को ध्यान से पढ़िए, क्या क्या लेके जाना है बहुत स्पष्ट लिखा है। अब तो पेन भी अलाउड नहीं है, अब तो पेन भी वो लोग वहीं से देने वाले हैं आपको। तो कोशिश करिएगा कि आपको कुछ लेके जाना ही नहीं है। तो इसीलिए जितनी बातें ब्रोशर में लिखी है, मैं सब बातें यहाँ पे एनलिस्ट नहीं कर रहा हूं, बट आई होप यू हैव रेड इट। नहीं रीड किया है तो एक बार रीड करिए, और अपने साथ जो जो चीजें लेके जाना है उसको एक रात पहले ही सारी चीजें तैयारी करके रखिएगा। अब आता है एग्जाम का दिन। एग्जाम के दिन आप जब जाते हो, जब आप रेकी कर रहे हो, तब भी आप देख सकते हो कि कहाँ पे क्या सिस्टम होने वाला है। देखिए बहुत धूप का समय होता है, मैंने कई बार सेंटर्स में जाके खुद फील किया है बच्चों को कि बच्चे एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे धूप में खड़े रहते हैं, और जब तक उनकी बारी आती है मेंटली फटीग्ड हो जाते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो हीट एग्जॉस्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप ये इंश्योर करिए, कोई शेडी जगह देखिएगा, कोई ऐसी छांवदार फल या एटलीस्ट छांवदार पेड़ आपको नजर आएगा, या कोई ऐसा जगह है जहां पे कवर्ड है ऊपर से, तो कोशिश करिए अपनी लाइन को, सभी को रिक्वेस्ट करके लाइन को उस तरह मोड़ लीजिए, और कोशिश करिए कि वहां पे आप लोग, क्योंकि आप वो मेंटल प्रेशर नहीं झेल पाओगे अंदर जाकर, फिर आप फिजिकली पूरी तरह से ड्रेन हो जाओगे। तो ये इंश्योर करना है कि उस समय आपको वेन्यू को सही समय पे पहुंचना है। जो उनकी टाइमिंग्स होती हैं, पेरेंट्स यूजुअली अलाउड नहीं होते अंदर, सामान अलाउड नहीं होता है, तो कोशिश करिए पेरेंट्स आपको छोड़ने आ रहे हैं तो सब कुछ आप उनको सौंप दें और फिर आप अंदर जाएं, जो चीज़ें चाहिए वो लेके, और अपने आप को एनर्जाइज रखें। पानी वानी वहाँ पे पीने की व्यवस्था होगी तो आप पीते रहिए पानी, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, क्योंकि बहुत जल्दी पानी ड्रेन आउट होता है मई मंथ में। तो आपकी बॉडी में जब पानी की कमी होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन काम करने पर भी असर पड़ेगा उसका। तो आप यदि अच्छे से हाइड्रेटेड रहेंगे, यू विल बी एबल टू परफॉर्म मच मच बेटर, क्योंकि इतनी सारी जो मेहनत की हम उसको जजाया नहीं होने देंगे। अब आते हैं अपन OMR पे। रीड केयरफुली, यूज द इनिशियल मिनट्स टू रीड एवरी इंस्ट्रक्शंस। नए हॉल में जाके बैठे हैं, बुकलेट आ गई 1:45 पे, अब बुकलेट आ तो गई है, उस पे इंस्ट्रक्शंस भी दिख रहे हैं हमको, लेकिन हम उसको पढ़ने की जगह इधर उधर आसपास इधर उधर घूम रहे हैं, देख रहे हैं इन्विजिलेटर कौन है, पंखे कितने, ये सब चीजें नहीं करनी है। वहां पर इंस्ट्रक्शंस को एक एक शब्द पढ़ना है। इंस्ट्रक्शंस में कई बार नई बातें छुपी होती है जो आपने शायद पहले नहीं देखी, हो सकता है कोई नया रूल ले आए इंस्ट्रक्शन के अंदर ही, तो वहां पर सरप्राइजेस होते हैं। तो एग्जामिनेशन में इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से पढ़ने, ठीक है। उसके बाद रोल नंबर, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जल्दबाजी में अपनी कोचिंग का ही रोल नंबर भर देते हैं, या आप देखेंगे OMR स्क्रीन पे, OMR में कई बार कोचिंग्स के अंदर जो शीट्स देते हैं उसमें 0 1 2 3 4 5 6 लिखा है, मान लो 9 तक, और आपने जो वहां पर जाके दो देखा वो उसमें रीडिंग 1 से चालू हो रही है और 9 के बाद 0 लिखा है। तो हमारी आदत इतनी हो जाती है 2 साल तक पेपर देते देते कि हम उसी में भरने लग जाते हैं। ऐसे बच्चे मेरे करियर में देखे मैंने जिन्होंने ऐसी गलती करी। देखो रोल नंबर में यदि गलती होती है, मान लो हो गई, तो भी पैनिक मत करना, ऐसा मत समझना है सब कुछ खत्म हो गया। आप इन्विजिलेटर को बताएंगे और इन्विजिलेटर उसका कोई ना कोई आपको रास्ता देगा। यूजुअली रोल नंबर भरने में एरर होती है तो वो जो एक ही लाइन में 2 गोले भर देते ताकि वो पेपर OMR से अलग हट जाए, फिर मैनुअली वो चेक हो जाए बाद में। मैनुअली चेक मतलब वो एटलीस्ट वो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये बच्चे का रोल नंबर है। हाँ, आंसर्स में आपने यदि एक ही जगह पे 2 गोले भरे तो वो नहीं मान्य होता है। तो यहां पर ये ध्यान रखना है आपको, रोल नंबर भरते वक्त बहुत ध्यान रखना है। OMR सेंसिटिव होती है हर चीज में, OMR को भरते वक्त पूरा गोला भरना है अच्छे से, वो सब चीजें आपको बताई गई होगी, वो सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पेपर को अटेम्प्ट करना, अब देखिए भाई पेपर अटेम्प्ट करने में आपने बहुत सारे पेपर अभी तक दे दिए हैं, आई एम श्योर मॉक टेस्ट भी आपने काफी दे दिए होंगे। आपको मालूम है अधिकतर बच्चे बायोलॉजी से शुरू करते, जो कि एक सही चीज है। देखिए आपको आपके बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना है। आप वहां पर ऐसा नहीं कि मैं पहले जूझूंगा टफ सवालों से और फिर आऊंगा। देखो आप फिजिक्स लेके बैठ गए और 4 सवाल नहीं आपको फैला दिया शुरू के, और आपको लगा कि यार हो ही नहीं पा रहा है, तो आप सोचो मेंटली आप कितना ज्यादा टेंशन में आ जाओगे। कोशिश करिए बायोलॉजी उठाओ, और हो सकता है बायोलॉजी का भी पहला सवाल ना बने, दूसरा भी ना बने। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ खराब किया 2 साल या आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी। हो सकता है आपके सेट में पहले 2 सवाल सबसे टफेस्ट सवाल हो बायोलॉजी के, तो आप क्यों उसको देखकर घबरा रहे हो? आप आगे बढ़ो, अपने आप को लगातार मोटिवेटेड रखना ही गेम है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि बायोलॉजी का पेपर उठाया, 25 30 40 मिनट जो भी आपकी स्पीड रहती है उसके हिसाब से आप उसको अटेम्प्ट करिए। फिर आप केमिस्ट्री पे जाइए, फिर आप फिजिक्स पे जाइए, या आप फिजिक्स पे जाइए फिर केमिस्ट्री पे जाइए। ये अगेन आपके ऊपर है, आपने अभी तक एक्सपेरिमेंट्स कर लिए होंगे। क्वेश्चंस पढ़कर गोले भरना, गोले भरने का भी कोई कॉमन रूल नहीं है। कुछ बच्चे तो एक क्वेश्चन करते हैं उसका OMR भर देते हैं,
कुछ बच्चे एक पूरा पेज सॉल्व करते हैं फिर उसके ओएमआर भरते हैं, कुछ बच्चे पूरा पेपर करके भी आधा घंटा 1 घंटा बचता है उनके पास, ऐसे भी बच्चे हैं जो आराम से फिर बैठ के ओएमआर भरते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी पे मैं अभी टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि अलग अलग बच्चों की अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। जो भी आपने मास्टर किया है अभी तक इतने समय में, वो आप उसको फॉलो करिए। दैट इज माई सिंपल रूल, because that will be a common thing for all depending on what you have done. A tough paper is tough for everyone, stay flexible। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर बहुत टफ आ गया तो ऐसा नहीं कि घबरा ही गए वहां बैठ के। भैया पेपर टफ आपके अकेले के लिए थोड़ी ना आया है, हर बच्चे के लिए पेपर टफ आया है। तो यदि फिजिक्स का पेपर पिछले साल टफ था तो टॉपर के भी टफ था और बॉटम वाले के लिए भी टफ था। तो आपको ये इंश्योर करना है कि पेपर को देखकर घबराना नहीं है, अडेप्ट करना है अपने को, स्ट्रैटेजीज अडेप्ट करनी पड़ती है। आप आगे चल के डॉक्टर बनोगे, आपको अडेप्ट करना पड़ेगा सिचुएशंस पे। हो सकता है आपने जो सोच के बैठे थे ऑपरेशन करने पर वैसा नहीं मिला, अब नई सिचुएशन आई, उसको कैसे हैंडल करोगे? स्प्लिट सेकंड डिसीजंस होते हैं ऑपरेशन थिएटर पे, और वहां तो किसी का करियर नहीं, वहां तो सीधे आदमी की जान जा रही है। तो आप सोचिए, यदि आप फोकस्ड हो, आप यदि अपने आप को संभाल के चल सकते हो, आप अपने आप को अडेप्ट कर सकते हो सिचुएशन के हिसाब से, तो आप परफेक्टली अच्छे से पेपर करके आओगे। सो अपने आप को अडेप्ट करना है, फ्लेक्सिबल रखना है अपने आप को। ऐसा नहीं रिजिड जो मैं पेपर में देते आया हूं, जो मैंने मॉक टेस्ट दी उसमें हमेशा मैंने यही पैटर्न फॉलो किया, ऐसा ही होता है, यही सवाल आते हैं, ऐसा नहीं। आपको फ्लेक्सिबल रहना है, बहुत क्लैरिटी के साथ एडेप्टिव होना पड़ेगा, अदरवाइज यू माइट नॉट बी एबल टू डू वेल। देखो हमेशा मैं यही कहता हूं बच्चों से, आप जो हो जैसे हो, आप बस ये इंश्योर करो कि उतना भी करके आज, उससे ज्यादा मत करो। पर 90% बच्चे उससे कम करके आते हैं, जो बाहर करते हैं मॉक टेस्ट में, जो करते हैं एक्चुअल एग्जाम में, वो उससे अपने आप को नीचे गिरा के ही आते हैं। तो ये आपको इंश्योर करना है कि आप यदि यहां हो तो वहीं रहो एटलीस्ट, जो एक्चुअल नीट में, तो आपका भला हो जाएगा। तो आप यदि अननेसेसरी टेंशन प्रेशर वहीं बैठ के जो कहते ना सपने आ रहे, मम्मी का थॉट आ रहा है, पापा के बारे में सोच रहे हो, कितनी मेहनत लगी है, उन सब चीजों को वहां से हटा दो। कौन सा कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते, ये सब सवाल वहां बैठ के नहीं सोचना है। आप सिर्फ एग्जाम देने गए हो, वहां पे सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता वहां नहीं करनी है। तो ये इंश्योर आपको करना है। मुझे लगता है यदि आपने किया तो बहुत फायदा होगा। और रफर को ओएमआर, देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नीट के अंदर। आप जानते हो क्वेश्चन पेपर के अंदर बहुत छोटी सी जगह होती है, आखिरी में 2-3 पेज जरूर देते हैं वो लोग कि रफ वर्क कर लो। अब भैया देखो बार बार पेपर पलटा पलटा के करना भी थोड़ा कठिन हो जाता है रफ वर्क। यदि वहीं आप लिख रहे हो तो जगह इतनी कम है कि सब घिच पिच हो जाएगा, तो आपको उसकी प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी। तो आने वाले आखिरी के कुछ मॉक टेस्ट आप ऐसे दीजिए जिसमें उतनी ही जगह अवेलेबल हो। आप कोचिंग में भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, हम तो यहाँ पे पीडब्ल्यू में कोशिश करते हैं कि उसी तरह का पेपर बने। तो आप लोग कोशिश करिए और उतनी जगह पे साफ साफ अलग अलग लिखने की कोशिश करिए कैलकुलेशंस, ताकि हम मिक्स करके सिंपल सिली मिस्टेक्स ना कर दें। और यदि आपने लास्ट पेज तक जाना भी है तो बीच के पेपर्स को फोल्ड करके डायरेक्टली लास्ट पेज को एक्सेस भी कर सकते हो आप। तो ये भी हो सकता है कि आप पेपर को घुमाकर भी आप उस पेज तक, आखिरी पेज तक एक्सेस कर सकते हो, सो दैट आपके सामने, क्योंकि आधा आधा ही होता है यूजुअली पेपर बीच में से, तो आप आधा फोल्ड करोगे तो क्वेश्चंस खराब नहीं होंगे। तो ये बीच की लाइन को भी आप एडवांटेज में ले सकते हो कि पेपर को बार बार पलटा के आप देखो, उसको रफ शीट को अपने उस पेपर से निकाल कर उसको साथ में रख के नहीं कर सकते, दैट्स नॉट अलाउड। उसको चीटिंग माना जाएगा, क्योंकि आपने वो पेपर डिटैच कर दिया, वो आप किसी को भी देख सकते हो, तो इट्स अनफेयर मीन्स। तो आपको क्वेश्चन पेपर में लगे ही रहना पड़ेगा वो रफ शीट को, और आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। ओएमआर बबलिंग का मैंने बता दिया, क्वेश्चन के साथ मैच करना है। और ओएमआर वन वे स्ट्रीट होता है, राइट। वन वे स्ट्रीट मतलब एक बार आपने गलत भर दिया, फिर आप चाहकर भी चारों को भी काला कर दोगे तो भी माइनस तो माइनस ही रहने वाला है, वो जीरो नहीं होगा। तो इसलिए गोला भरते वक्त सचेत रहना है। गोला भरते वक्त भी एक बार जरूर क्वेश्चन पे एक सरसरी निगाह लगाना कि शायद पहली बार पढ़ते वक्त गलती से तो नहीं पढ़ लिया कुछ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, हमने जल्दीबाजी में उसको करेक्ट पढ़ लिया और पहला ऑप्शन, तो चारों ऑप्शन को पढ़ना, ये सब चीजें सीखनी जरूरी है। और ओएमआर भरते वक्त भी ध्यान से भरना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए रफ वर्क को ऑर्गेनाइज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग ये सब चीजें ध्यान में रखोगे। आखिरी में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, मैंने बहुत सारा ज्ञान बहुत कम समय में आपको दे दिया, लेकिन मुझे लगता है कि आपको शांत रहना पड़ेगा, काम रहना पड़ेगा। इफ यू आर काम, सक्सेस इज अ ब्लेंड ऑफ हार्ड वर्क एंड अ कंपोज्ड माइंड। देखिए पैनिक करोगे तो आपसे गलतियां होगी, आप अपने आप को काबू कर पाओगे, अपने आप पे कंट्रोल रख पाओगे, आप बहुत अच्छा करोगे। प्रोसेस पे भरोसा रखो, ईमानदारी से आपने मेहनत की है, ऊपर वाले पे भरोसा है,
आपने किसी का कुछ बुरा नहीं किया है, आपका अच्छा ही होगा, बट आप अपने आप को पूरी तरह से अप्लाई करिए एग्जाम में, और इतनी मेहनत को ऐसे जाया मत जान दीजिए कि वहां बैठ के टेंशन करके परेशान होके से ऐसा कुछ हो भी रहा है ना, तो बस 2 मिनट के लिए आंख बंद करना, एक गहरी सांस लेना, वापस काम चालू करना। यदि कभी ऐसा आपको लगता है एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे हैं, वहां बैठ के टेंशन हो रही है, बस आंख बंद करना, भगवान को, माँ बाप को याद कर लेना एक बार, और बस वापस पेपर पे आ जाना लंबी सांस के साथ। तो आई होप यू विल बी डूइंग दिस पेपर वेरी वेल। नीट का परीक्षा आपने 2 साल 3 साल मेहनत करी है, अच्छे से करिए, पूरी तरह से अपने एफर्ट्स को रखिए, ऊपर वाले पे यदि भरोसा है तो वो जरूर आपकी मेहनत को जाया नहीं डालने देगा। आप कोशिश करिए, अच्छे से इस पेपर को दीजिए। मेरी यही शुभकामनाएं आप सभी के साथ। उम्मीद है आज इस वीडियो से आपको कुछ बातें सीखने को मिली होगी। आज जितनी बातें मैंने बताई है, इसको आप बाद में रिवाइंड करके सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करिएगा, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, एंड आई होप you will do wonderfully well in this exam, and thank you very much. Thank you.